मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 8 है और 8 का ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें मैं आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, जो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स, कार्बनिक ठोसों का शोधन, वो उसी पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे डायरेक्ट इस पार्ट को देख रहे हैं वो पहले पार्ट फर्स्ट को देखें ताकि उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और उसका सेकंड पार्ट जो है जिसका नाम है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स, उसको मैं अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स के नोट्स तैयार करने के लिए, कार्बनिक द्रवों का शोधन के नोट्स तैयार करने के लिए। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कार्बनिक द्रवों के शोधन में आसवन मेथड का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है। और ये जो डिस्टिलेशन मेथड्स हैं, ये 4 डिस्टिलेशन मेथड्स का यहां मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट मेथड है साधारण आसवन, सिंपल डिस्टिलेशन। सेकेंड मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। और थर्ड मेथड है बच्चों वैक्यूम डिस्टिलेशन, निर्वात आसवन। और फोर्थ मेथड है बच्चों भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। तो पहले चर्चा करते हैं साधारण आसवन की। अब सबसे पहले जो मेथड पढ़ते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि इस मेथड का यूज कब किया जाता है। बच्चों, साधारण आसवन विधि के द्वारा साधारण कार्बनिक द्रवों का शोधन किया जाता है और ऐसे साधारण कार्बनिक द्रवों का शोधन किया जाता है जो आसानी से बाष्पित हो जाते हैं, आसानी से बाष्पित हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर साधारण कार्बनिक द्रव आपको दिया है जो कि अशुद्ध है और उसका शोधन आपको करना है तो आप साधारण आसवन मेथड का यूज करेंगे। अब सबसे पहले साधारण आसवन मेथड को स्टार्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है। बच्चों, साधारण आसवन मेथड इस सिद्धांत पे कार्य करती है कि जब किसी कार्बनिक द्रव को जो कि साधारण होता है उसको गर्म किया जाता है तो पहले वो वाष्प अवस्था में बदलता है। वाष्प किस अवस्था में बदलता है बच्चों? वाष्प अवस्था में बदलता है। इसके बाद जब उस वाष्प को ठंडा करते हैं तो पुनः वह द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। यानी कि पहले द्रव वाष्प में चेंज होता है और फिर वाष्प द्रव में चेंज होती है। यानी कि जब द्रव वाष्प में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बच्चों वाष्पन कहते हैं और जब वाष्प द्रव में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को बच्चों संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक नई प्रोसेस बनती है जिसका नाम है बच्चों आसवन, डिस्टिलेशन। इट मींस डिस्टिलेशन इज इक्वल टू वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। वेपोराइजेशन मींस वाष्पन, कंडेंसेशन मींस संघनन। तो बच्चों, इसकी चर्चा करते हैं। मैंने यहां राइट डाउन कर रखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक द्रवों का शोधन। मैंने यहां पे राइट डाउन किया है कार्बनिक द्रवों के शोधन की 3 विधियां हैं। ये बच्चों 3 विधियां ना होकर के 4 विधियां हैं। क्या लिखेंगे? 4 विधियां हैं। फर्स्ट क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन, साधारण आसवन। सेकेंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इट मींस प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल मींस प्रभाजी। थर्ड है वैक्यूम डिस्टिलेशन मींस निर्वात आसवन। फोर्थ है स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम मींस भाप आसवन। अब इनकी 1 बाय 1 इनका डिस्कशन करते हैं। बच्चों, पहले सिंपल डिस्टिलेशन, जैसा कि मैंने अभी डिस्कशन किया कि इस विधि का उपयोग साधारण कार्बनिक द्रवों के शोधन में किया जाता है जो आसानी से बाष्पित हो जाते हैं। प्रिंसिपल, किसी कार्बनिक द्रव को वाष्प में बदलकर, वाष्प अवस्था में बदलकर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर से द्रव अवस्था में प्राप्त करने की क्रिया को आसवन
कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि में पहला प्रक्रम का मतलब जब द्रव वाष्प में चेंज हो रहा है उस प्रक्रम को बच्चों वाष्पन कहते हैं। और दूसरे प्रक्रम का मतलब वाष्प जब द्रव अवस्था में चेंज हो रही है उसको संघनन कहते हैं। कहने का मतलब है कि आसवन इक्वल टू वाष्पन प्लस संघनन, डिस्टिलेशन इक्वल टू वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इट मीन्स ये प्रिंसिपल हमको बता रहा है कि आसवन का मतलब ये है कि इसमें पहले द्रव वाष्प अवस्था में चेंज होगा और फिर वो वाष्प द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी। बच्चों ये जो साधारण आसवन है ये द्रवों के भिन्न परंतु निश्चित क्वथनांकों पर आधारित है। मतलब जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, निश्चित है। निश्चित होने का मतलब कंफर्म है, उसी क्वथनांक पर ये मेथड डिपेंड करती है। अब बच्चों इस मेथड के लिए जो अपरेटस यूज होता है, जो उपकरण यूज होता है उसको जरा देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको बना रखा है, बना इसलिए रखा है क्योंकि इसको बनाने में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से बना रखा है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है तो इसलिए मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ पे इसको बना दिया है। बच्चों इसमें एक ये जो आप आकार देख रहे हैं ये है फ्लास्क। ये क्या है, फ्लास्क है और वो भी गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। ये है आपका फ्लास्क। कहने का मतलब है ये हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्लास्क को। और फिर फ्लास्क में क्या है, फ्लास्क में ये जो उपकरण जुड़ा हुआ है इसको बच्चों बोलते हैं द्रवणित्र। क्या बोलते हैं बच्चों, द्रवणित्र। और द्रवणित्र को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं कंडेंसर। अब द्रवणित्र आपने भले ना सुना हो लेकिन कंडेंसर जरूर सुना होगा। कंडेंसर का मतलब होता है कूलिंग करना, ठंडा करना। तो ये जो आसवन फ्लास्क है इससे ये पतली नली निकली हुई है जिसके आसपास कंडेंसर का अरेंजमेंट किया गया है और फिर इसको जोड़ दिया गया है इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क से। ये यहाँ पर ग्राही का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, ग्राही का। और कंडेंसर में क्या होता है बच्चों, दो नलियां लगी होती है, एक यहाँ नली लगी है एक इधर नली लगी हुई है। ये क्या है, ये पतली नली के आसपास बना हुआ एक आवरण है। ये गोल गोल आवरण होता है कांच का। इसमें एक यहाँ रबड़ की नली लगी हुई है, एक यहाँ रबड़ की नली लगी हुई है। यहाँ से प्रेशर से वाटर इसके अंदर भेजते हैं और यहाँ ये नली जो लगी होती है इसका जो मुख है वो नीचे की तरफ होता है, वहां से वो पानी बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पानी का यूज किया जाता है तो इसको बच्चों बोलते हैं जल द्रवणित्र, वाटर कंडेंसर इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसका संबंध होता है ग्राही से। ग्राही में वो द्रव एकत्र किया जाता है जो शुद्ध हो जाता है, और बच्चों ये क्या है, ये लगी हुई है कार्क, और कार्क में ये छिद्र जिसमें लगा हुआ है थर्मामीटर। ये बच्चों स्टैंड है, ये भी स्टैंड है। इस स्टैंड के द्वारा हम पूरी व्यवस्था को फिक्स करते हैं। यहाँ पर ये कढ़ाई जैसी बनी हुई है जो ऊष्मक का काम करती है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि ऊष्मक दो तरह के होते हैं, जल ऊष्मक और बालू ऊष्मक। जल ऊष्मक बालू ऊष्मक का वहाँ डिस्कशन हुआ था। ये स्टैंड है और ये एक लैंप है, चाहे गैसियस लैंप मान लो या स्पिरिट लैंप मान लो। अब स्पिरिट लैंप का यूज कम होता है, गैसियस लैंप का यूज ज़्यादा होता है। तो गैसी बर्नर है जिसके द्वारा हम इसको फ्लास्क में जो कार्बनिक द्रव होता है उसको हम गर्म करते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट आप समझ गए होंगे। यहाँ ये स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ ये बेस बना हुआ है जिस पर ये ग्राही रखा हुआ है, और ये स्टैंड है और ये बर्नर है, और ये ऊष्मक है, ये थर्मामीटर है, ये कार्क है, और ये कंडेंसर है। कंडेंसर भी स्टैंड से लगा हुआ है। अब बच्चों जब हमें कार्बनिक द्रव का शोधन करना होता है, जिस कार्बनिक द्रव का शोधन करना होता है उसको हम इस आसवन फ्लास्क में लेते हैं और इस आसवन फ्लास्क को कंडेंसर के द्वारा ग्राही से जोड़ देते हैं और आसवन फ्लास्क के मुख पर एक छिद्र वाली कार्क लगाते हैं और उस कार्क के छिद्र में थर्मामीटर लगा देते हैं।
इतना करने के बाद में ये जो कार्बनिक द्रव लिया है, जो अशुद्ध कार्बनिक द्रव है जिसको फ्लास्क में लिया जाता है, उसको गैसीय बर्नर के द्वारा धीमी आंच में गर्म करते हैं या धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे गर्म करने से होगा क्या, ये जो अशुद्ध कार्बनिक द्रव है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और जब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा तो ये वाष्पित होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसकी वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी वाष्प कहां जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। ऊपर की तरफ निकलने के लिए जहां इनके निकलने का जहां पर सुविधा होगी वहां से ये बाहर निकलेंगी। तो यहाँ ये पतली पाइप नली लगी हुई है, इस नली के द्वारा ये आती है कंडेंसर में। अब कौन, वाष्पें, जो अशुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्प उत्पन्न हो रही हैं, वो इस नली के द्वारा कंडेंसर के अंदर से गुजरती हैं। अब बच्चों, कंडेंसर में आसपास ठंडा जो वाटर होता है वो लगातार फ्लो होता रहता है, जिससे ये वाष्प जो इस जगह पे प्रवेश करती है वो जब यहाँ निकलती है तो निकलने के दौरान उसका टेम्परेचर कम होता रहता है और अंत में जब वो वाष्प यहाँ से बाहर निकलती हैं तो वो द्रव अवस्था में चेंज हो चुकी होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि वाष्प का जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो कंडेंसर का काम क्या है, ये जो अशुद्ध कार्बनिक द्रव है जिसकी वाष्प उत्पन्न हो रही है उन वाष्पों को ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलना, यानी कि संघनन कराना, ठीक है। और जो कार्बनिक द्रव होता है, जिस कार्बनिक द्रव की वाष्पें ठंडी होकर द्रव अवस्था में बदलकर यहाँ एकत्र होती हैं, वो कार्बनिक द्रव अब शुद्ध हो चुका है। क्योंकि उसके साथ जो अशुद्धियां होती हैं वो इस आसवन फ्लास्क में रह जाती हैं, अशुद्धियां उसके साथ नहीं आती, वो सब आसवन फ्लास्क में रह जाती हैं और जो शुद्ध कार्बनिक द्रव है वो अपने क्वथनांक पर वाष्पित होकर के कंडेंसर के अंदर से गुजरकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होकर के ग्राही में एकत्र हो जाता है। ग्राही में बच्चों जो द्रव एकत्र होता है उसको अशुद्ध द्रव कहते हैं, डिस्टिल्ड लिक्विड कहते हैं, अशुद्ध द्रव कहते हैं। और यही बच्चों अशुद्ध द्रव जो होता है ये शुद्ध कार्बनिक द्रव होता है। मतलब अशुद्ध कार्बनिक द्रव यहाँ है और शुद्ध कार्बनिक द्रव यहाँ है। अशुद्ध कार्बनिक द्रव वाष्पित हो रहा है, वाष्पित होने के बाद संघनित हो रहा है और संघनित होने के बाद यहाँ इकट्ठा हो रहा है और इन दोनों प्रोसेस को जब मिलाते हैं तो उसको आसवन बोलते हैं। इट मीन्स जो द्रव मिल रहा है उसका नाम हो गया अशुद्ध द्रव और जो अशुद्धियां हैं वो इसी फ्लास्क में बची रह जाती हैं। अब बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब इस ऊष्मक में पानी का यूज करते हैं तो इसको जल ऊष्मक कहते हैं, जब जल का यूज करते हैं तो जल ऊष्मक, जब बालू का यूज करते हैं तो बालू ऊष्मक। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लें या पॉज करते हुए नोट कर लें। नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, अब इस जो प्रोसेस को मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको करते हैं कंप्लीट बच्चों। बच्चों मैंने यहां लिखा है कि एक आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रव लेते हैं। इस फ्लास्क को लीबिक द्रवणित्र, द्रवणित्र मींस कंडेंसर, लीबिक वर्ड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि लीबिक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस कंडेंसर का यूज किया था, इसलिए इसका नाम हो गया लीबिक द्रवणित्र। द्वारा ग्राही से जोड़ते हैं। आसवन फ्लास्क को एक छिद्र युक्त कार्क से बंद कर देते हैं और छिद्र में एक थर्मामीटर लगा देते हैं जो कि यहाँ लगा हुआ है। अब इसके बाद अगला क्रम यह है कि आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं, यानी कि आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं जिससे कार्बनिक द्रव वाष्पित होकर के, जिससे कार्बनिक द्रव वाष्पित होता है और आश्रित होकर के कहां, ग्राही में एकत्र हो जाता है। तो बच्चों आगे लिखेंगे आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं जिससे अशुद्ध कार्बनिक द्रव वाष्पित होता है और
और आश्रित होकर ग्राही में एकत्र हो जाता है। कहाँ बच्चों एकत्र हो जाता है? ग्राही में एकत्र हुआ आसुत द्रव ग्राही में एकत्र हुआ आसुत द्रव ही शुद्ध कार्बनिक द्रव होता है, जिसे शुद्ध कार्बनिक द्रव होता है जिसे पृथक कर लिया जाता है, जिसे पृथक कर लिया जाता है। ठीक बच्चों, ये कंप्लीट हो गई इसकी प्रोसेस। अब बच्चों यहां कुछ मैं आपको स्पेशल पॉइंट बताने जा रहा हूं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पानी का यूज करते हैं तो इसको जल ऊष्मक कहते हैं, और जब ऊष्मक में बालू का यूज करते हैं तो उसको बालू ऊष्मक कहते हैं। लेकिन इनका यूज कब कब किया जाता है इसको भी जान लीजिए। जानना है आपको 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये इस पे डिपेंड करता है कि जिस कार्बनिक द्रव का आप शोधन कर रहे हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका क्वथनांक कितना है। इस पे ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ऊष्मक यूज करेंगे। तो हम बता रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर, 100 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर किसका यूज करेंगे बच्चों? किसका यूज करेंगे? गैस करो। अगर क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बच्चों कम है तो जल ऊष्मक का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा होने लगेगा? बाष्पित होने लगेगा। दूसरी बात, 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक क्वथनांक पर, 100 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक क्वथनांक पर किसका यूज करेंगे बच्चों? बालू ऊष्मक का यूज करेंगे। ठीक, तो ये हो गई चर्चा बच्चों ऊष्मक की। अब चर्चा करते हैं कंडेंसर की। कंडेंसर बच्चों दो तरह के होते हैं, वाटर कंडेंसर और एयर कंडेंसर। हालांकि यहां मैंने चर्चा सिर्फ की है वाटर कंडेंसर की, यानी कि जल द्रवणित्र की। अब देखो बच्चों 150 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर, 150 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर जो कंडेंसर यूज होता है उसका नाम है जल द्रवणित्र, यानी कि जल वाटर कंडेंसर। दूसरी बात, 150 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक क्वथनांक पर, अब बच्चों अगर इससे अधिक क्वथनांक है तब एयर कंडेंसर यूज होगा, जिसका नाम है वायु द्रवणित्र। क्या बोलते हैं? वायु द्रवणित्र, एयर कंडेंसर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई, वाटर कंडेंसर और एयर कंडेंसर की। अब बच्चों वाटर कंडेंसर में दो कंडीशन होती हैं।
कभी कभी इसमें आइस वाटर यूज करते हैं और कभी कभी नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, यानी कि नल का जल यूज करते हैं। तो यहां आप समझ लो 40 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर बर्फ का जल, किसका जल यूज किया जाएगा? बर्फ का जल। किसमें बच्चों? कंडेंसर में, द्रवणित्र में। 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक, किंतु 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक पर किसका जल यूज करेंगे बच्चों? नल का जल यूज करेंगे। नल का जल यूज करते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों इस प्रोसेस को आप कर लीजिए कंप्लीट, नोट को भी ध्यान में रखते हुए, और ये आपको फिगर अपनी कॉपी में बनाना है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेक्स्ट मेथड, यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसे कंप्लीट करें बच्चों। अब आते हैं सेकेंड मेथड पर, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। बच्चों इस मेथड को पहले ओरली समझ लेते हैं, ये है क्या। बच्चों किसी भी मेथड को स्टार्ट करने से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस मेथड का यूज कब करते हैं। तो बच्चों इस जो मेथड ये जो सामने आपके है प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका यूज तब करेंगे जब ऐसे कोई दो वाष्पशील द्रव जिनके क्वथनांकों में अंतर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, आपस में मिले होते हैं, तो उनको पृथक करने के लिए ये मेथड यूज की जाती है। यानी कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो दो लिक्विड आपस में मिले हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 40 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, तब इस मेथड का यूज करेंगे। अब आते हैं बच्चों इसके सिद्धांत पर। बच्चों इस मेथड का सिद्धांत ये कहता है कि दो मिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उन दोनों द्रवों के क्वथनांकों के मध्य का होता है। प्रायः ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है कि जो मिश्रण का क्वथनांक होता है वो आपस में मिक्स होने वाले दोनों लिक्विडों के क्वथनांकों के मध्य का होता है। और मिश्रण के क्वथनांक पर जो वाष्प प्राप्त होती है उस वाष्प में कम क्वथनांक वाले द्रव के वाष्प की मात्रा अधिक होती है। यानी कि जिस लिक्विड का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वाष्प की मात्रा मिश्रण के क्वथनांक पर अधिक होती है। और आगे ये सिद्धांत ये बताता है कि जैसे जैसे मिश्रण का बाष्पीकरण होता रहता है वैसे वैसे मिश्रण का क्वथनांक बढ़ता जाता है। इसको मैंने राइट डाउन कर रखा है। जैसे जैसे मिश्रण का बाष्पीकरण होता रहता है वैसे वैसे मिश्रण का क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं इसकी मेथड पर। अब बच्चों इसकी मेथड पर आते हैं, एक बार देख लेते हैं मेथड देख लेते हैं। मेथड क्या है? एक आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रवों का मिश्रण लेते हैं। एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, उसमें अशुद्ध कार्बनिक द्रवों का मिक्सचर लेते हैं। मैंने यहां पर ये गोल पेंदी वाला आसवन फ्लास्क ले रखा है और इसमें अशुद्ध कार्बनिक द्रवों का मिक्सचर लिया है। आसवन फ्लास्क में एक प्रभाजक स्तंभ लगाते हैं। इस आसवन फ्लास्क में ये जो आकृति आप देख रहे हो जिसमें गोल गोल छोटे छोटे फ्लास्क आपस में जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं प्रभाजक स्तंभ। बच्चों प्रभाजक स्तंभ एक ऐसी रचना होती है जिसमें कई अवरोध होते हैं, जिसमें कई विभिन्न टाइप के अवरोध होते हैं। जरूरी नहीं कि छोटे छोटे इन फ्लास्कों वाला ही क्या नाम प्रभाजक स्तंभ लिया जाए। प्रभाजक स्तंभ कई टाइप के हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखे हैं। जैसे ये एक पाइप है कांच की, इसके अंदर ये छोटे छोटे छोटी छोटी रचना बनी हुई है, छोटी छोटी कॉम्प्लिकेटेड ये रचना बनी हुई है। इसका मतलब ये होता है बच्चों
जैसे कोई किसी मिक्सचर की बाष्प जब इसमें एंटर करेगी तो ये जो अवरोध बने हुए हैं, इन अवरोधों में ये बाष्प फंसती हुई ऊपर उठेगी, जिस वजह से इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और टेम्परेचर कम होने के लिए अधिक से अधिक टाइम मिल जाएगा किसको, बाष्प को, जिससे क्या होगा कि ऐसा लिक्विड जिसका क्वथनांक कम है उसकी बाष्प ठंडी होकर जल्दी से किस में बदल जाएगी बच्चों, द्रव में बदल जाएगी। तो यहाँ जो अवरोध हैं प्रभाजक स्तंभ में, उन अवरोधों का काम यही है कि बाष्प को अधिक से अधिक समय तक रोके रखना, जिससे उसका टेम्परेचर कम होता जाए और जो उसमें कम क्वथनांक वाली बाष्प है वो लिक्विड में चेंज हो जाए। तो ये इस तरह के अलग अलग टाइप के प्रभाजक स्तंभ लिए जाते हैं। जैसे ये रचना है जिसको मैं अभी बना रहा हूं, इसको ऐसे करके ऊपर यहां पर एक लगा दिया जाता है थर्मामीटर, ऐसे इसमें लगा सकते हैं। ऐसे ये जो मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, इसको भी ऐसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे ऐसा आकार दे दें, ये कांच का होता है और यहाँ पर आप यहाँ थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं। ऐसे ये रचना बनी हुई है, आगे इसके मुख पर थर्मामीटर लगा सकते हैं और इसको नीचे इस तरह से आकृति होती है, छोटी क्या नाम है, पाइप के फॉर्म में चेंज हो जाती है और इसको फ्लास्क से आप जोड़ सकते हैं। किससे, आसवन फ्लास्क से आप जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है प्रभाजक स्तंभ जो होते हैं वो इस तरह की रचना में होते हैं ताकि उनमें अधिक से अधिक अवरोध हों और उन अवरोधों के माध्यम से वो वाष्प को अधिक से अधिक समय तक अपने अंदर रोके रखें, जिससे कम क्वथनांक वाली वाष्प लिक्विड में चेंज हो जाए। तो बच्चों यही चीज यहाँ पर यूज हुई है कि प्रभाजक स्तंभ में थर्मामीटर लगाकर जल द्रवणित्र की सहायता से ग्राही से जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक आसवन फ्लास्क में अशुद्ध कार्बनिक द्रवों का मिक्सचर लेते हैं, आसवन फ्लास्क में एक प्रभाजक स्तंभ लगाते हैं जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, प्रभाजक स्तंभ में थर्मामीटर लगाते हैं, ये थर्मामीटर भी मैंने लगा रखा है, इस संकेतक थर्मामीटर है, थर्मामीटर। और इसके बाद क्या किया है, प्रभाजक स्तंभ को इस जल द्रवणित्र यानी कि वाटर कंडेंसर की सहायता से मैंने इस ग्राही से जोड़ रखा है। ग्राही यहाँ पर फ्लास्क के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इतना इंतजाम करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया जाता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके बाद क्या काम करते हैं, इसके बाद आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं, आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं जिससे जो द्रवों का मिक्सचर है उसकी वाष्प उत्पन्न होती है, यानी कि मिक्सचर की वाष्प उत्पन्न होती है। मैंने यहाँ लिखा है जब आसवन फ्लास्क को गर्म करते हैं तो वाष्प ऊपर उठती है। ये वाष्प किसकी है, मिक्सचर की है। जो अवाष्पशील द्रव हैं, जो वाष्पशील द्रव हैं, उन द्रवों का ये जो मिक्सचर है, ये इस मिक्सचर की वाष्प है, ये ऊपर उठती है, वाष्प ऊपर उठती है। प्रभाजक स्तंभ वाष्प के मार्ग में रुकावट डालता है। ये जो प्रभाजक स्तंभ बना हुआ है ये वाष्प के ऊपर जाने में रुकावट उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, जिससे कम वाष्पशील द्रव की वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव में बदल जाती है और आसवन फ्लास्क में वापस लौट आती है। किसमें वापस लौट आती है, आसवन फ्लास्क में वापस लौट आती है। जैसे जैसे यह द्रव नीचे खिसकता है, नीचे से ऊपर जाने वाली वाष्प के संपर्क में आता है और उसमें उपस्थित कम वाष्पशील द्रव की वाष्प को द्रवित कर देता है और उसको भी अपने साथ फ्लास्क में वापस लाता है। कहने का मतलब है कि ये जो मिक्सचर था, इस मिक्सचर में जो कम वाष्पशील द्रव है उसकी वाष्प ठंडी होकर के द्रव के फॉर्म में बदल करके दोबारा इस आसवन फ्लास्क में वापस लौट आती है और केवल अधिक वाष्पशील द्रव की वाष्प इस प्रभाजक स्तंभ से निकल करके वाटर कंडेंसर में आती है और वाटर कंडेंसर में ठंडी होकर के लिक्विड में चेंज होकर के इस ग्राही में एकत्र हो जाती है। यानी कि जो अधिक वाष्पशील द्रव था वो इस ग्राही में आ जाता है और जो कम वाष्पशील द्रव है वो इस आसवन फ्लास्क में ही बचा रहता है, इस आसवन फ्लास्क में ही बचा रहता है। इस तरह से कम वाष्पशील द्रव और अधिक वाष्पशील द्रव दोनों को आपस में सेपरेट कर लिया जाता है। अधिक वाष्पशील द्रव लिक्विड के फॉर्म में इस ग्राही में आ जाता है और कम वाष्पशील द्रव इस फ्लास्क में ही बना रहता है। तो ये बच्चों थी प्रभाजी आसवन मेथड। आप इसका फिगर बना लें और इसको नोट कर लें, इसका बचा हुआ पार्ट आप इसे नोट करो, इसके बाद मैं राइट डाउन करने वाला हूं। बच्चों नोट करिए इसे, ठीक है बच्चों। साफ करता हूं इसको।
और उसको भी अपने साथ फ्लास्क में वापस लाता है। कौन वापस लाता है? जो कम वाष्पशील द्रव होता है। तो बच्चों आगे क्या है? इस प्रकार कम वाष्पशील द्रव की वाष्प द्रवित होकर आसवन फ्लास्क में पुनः वापस आ जाती है। इस प्रकार कम वाष्पशील द्रव की वाष्प द्रवित होकर आसवन फ्लास्क में पुनः वापस आ जाती है और केवल अधिक वाष्पशील द्रव की वाष्प जल द्रवणित्र बच्चों वाटर कंडेंसर तक पहुंच पाती है। यह वाष्प कौन सी वाष्प बच्चों? अधिक वाष्पशील द्रव की वाष्प। यह वाष्प जल द्रवणित्र में ठंडी होकर द्रव में बदलकर कहाँ बच्चों एकत्र हो जाती है? ग्राही में एकत्र हो जाती है। ग्राही में एकत्र हो जाती है। तो कहने का मतलब जो अधिक वाष्पशील द्रव है वो ग्राही में एकत्र हो जाता है। अंत में कम वाष्पशील द्रव बच्चों कहाँ रह जाता है? आसवन फ्लास्क में रह जाता है। कम वाष्पशील द्रव आसवन फ्लास्क में रह जाता है। तो बच्चों अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो दो लिक्विड थे, दो वाष्पशील लिक्विड थे, उसमें कम वाष्पशील द्रव इस आसवन फ्लास्क में रह गया और अधिक वाष्पशील द्रव इस ग्राही में आ गया। इस प्रकार कम व अधिक वाष्पशील द्रव सरलतापूर्वक पृथक कर लिए जाते हैं। बच्चों उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करते हुए इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। बच्चों अब आते हैं मेथड नंबर 3 पर, जिसका नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन, निर्वात आसवन। बच्चों सबसे पहले अब इस बात को समझते हैं कि निर्वात आसवन मेथड का यूज कब करते हैं। बच्चों ऐसे ऑर्गेनिक लिक्विड्स जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, उन सारे ऑर्गेनिक लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन, शोधन निर्वात आसवन या कम दाब पर आसवन विधि से किया जाता है। तो बच्चों अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। तो बच्चों 9th क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट आप नहीं जानते हैं तो मेरे साथ इसको समझिए।
बच्चों किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर पर क्या होता है, वाष्प दाब इक्वल टू वायुमंडलीय दाब। यानी कि क्वथनांक वह पॉइंट है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी मेथड के द्वारा वायुमंडलीय दाब कम कर दें, वायुमंडलीय दाब वैसे बच्चों 1 ATM होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर ये किसी मेथड के द्वारा आप कम कर दें, सपोज करो आपने कर दिया 0.8 ATM, 0.8 ATM, तो सीधी सी बात है कि वाष्प दाब है वो कम टेम्परेचर पर लिक्विड का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, पहले की तुलना में कम। अगर पहले मान लो ये 80 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो रहा था, तो अब पहले की तुलना में हो सकता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। इसका मतलब है कि वायुमंडलीय दाब हम कम करके बॉइलिंग पॉइंट कम कर सकते हैं, और वायुमंडलीय दाब इसी प्रकार से बढ़ा करके हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं। यही इसका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। बच्चों मैंने यहां राइट डाउन किया है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, अतः द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब कम या अधिक करने पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये इसका प्रिंसिपल था। अब इसकी मेथड निर्वात आसवन। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि निर्वात आसवन को कम दाब पर आसवन मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो आसवन है, डिस्टिलेशन है, वो कम दाब पर किया जाता है। कैसे? वायुमंडलीय दाब को कम करके। इसमें बच्चों यह एक विशेष प्रकार के उपकरण में किया जाता है जिसमें ग्राही को एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। बच्चों यहां मैंने उपकरण पूरा बना रखा है। ये है गोल पेंदी वाला आसवन फ्लास्क। इसमें ये हमने ऊष्मक लगा रखा है, और ये बर्नर है, और ये इसको क्या नाम, इसमें कॉर्क लगी है जिसमें एक छेद है आसवन फ्लास्क में, और इसमें एक नली लगी है जिसके ऊपर स्क्रू क्लिप लगा हुआ है। इस स्क्रू क्लिप से हम क्या नाम, जो इम्प्योर्ड ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, अशुद्ध कार्बनिक द्रव होता है, उसको धीरे धीरे इसके अंदर गिराते हैं, और साइड से इसमें एक अन्य पाइप जुड़ी होती है जिसमें कॉर्क लगी होती है, और इस कॉर्क में एक छेद होता है जिसमें थर्मामीटर लगाते हैं। इसी क्या नाम, साइड वाली पाइप से एक ये वाटर कंडेंसर लगा हुआ है, और इस वाटर कंडेंसर को कोनिकल शंक्वाकार आसवन फ्लास्क से जोड़ा गया है, जो यहां पर ग्राही का काम कर रहा है। और इस फ्लास्क से ये पाइप लगा हुआ है, और इसमें ये सक्शन लगा हुआ है, चूसड़ पंप जिसको बोलते हैं। इस चूसड़ पंप की सहायता से हम वायुमंडलीय दाब को कम या अधिक करते हैं। यहां मैंने लिखा है ग्राही तथा पंप से एक मैनोमीटर लगाया जाता है। ग्राही तथा पंप से, ये पंप है, चूसड़ पंप है, जिससे हम वाष्प दाब कम या अधिक कर सकते हैं। और फिर इसमें एक दूसरी पाइप लगी होती है, और इसको हम, ये मैनोमीटर बना हुआ है जिससे हम ये पता करते हैं कि दाब कितना है, दाब की रीडिंग यहां से पता करते हैं। ये इसमें पैमाना लगा हुआ है जिससे ये पता चल पाता है कि जिस प्रेशर पर दाब एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो प्रेशर कितना है, क्योंकि पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट करना जरूरी होता है। बच्चों यहां मैंने लिख रखा है ग्राही तथा पंप से एक मैनोमीटर लगाया जाता है जिससे दाब का ज्ञान होता है। इससे ज्ञात होता है कि दाब में परिवर्तन तो नहीं होना है, क्योंकि प्रयोग में दाब स्थिर रहना आवश्यक होता है। प्रयोग में दाब कम कर दिया जाता है और इसको स्थिर रखा जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर दाब कम कर देते हैं जिससे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाए और वो अपघटित ना हो पाए। और जब अपघटित नहीं हो पाएगा तो आसानी से वो आसुत हो जाएगा, यानी कि उसकी वेपर यहां से निकलेगी और वाटर कंडेंसर में आकर लिक्विड स्टेज में चेंज होकर के इस ग्राही में कलेक्ट हो जाएगी और अशुद्धियां इस आसवन फ्लास्क में ही बची रह जाएंगी। यहां लिख रखा है मैंने, इसके अतिरिक्त आसवन पहले के समान होता है। जैसे साधारण आसवन मेथड में आपने आसवन देखा था, उसी के अनुसार आसवन होता है। बस ये है कि इसमें वायुमंडलीय दाब कम करके जो लिक्विड है
जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम कर दिया जाता है, जिससे उसका अपघटन नहीं हो पाता है। तो बच्चों ये सारी मेथड आपके सामने है, इसका ऑपरेटर्स फिगर भी आपके सामने है, आप इसे पॉज करते हुए अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट करें। बच्चों अब आते हैं मेथड नंबर 4 पर, जिसका नाम है स्टीम डिस्टिलेशन, भाप आसवन। भाप आसवन बच्चों इसमें भी सबसे पहले यही जानते हैं कि इस मेथड का यूज कब किया जाएगा। तो बच्चों ऐसे कार्बनिक द्रव जो जल में अमिश्रित होते हैं, जो जल में अमिश्रित मतलब जल में मिश्रित नहीं होते हैं और भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। भाप के साथ वाष्पशील होते हैं मतलब इनकी वाष्प जो है वो भाप के साथ क्या होती है, मिक्स हो जाती है, तथा जिनका वाष्प दाब बहुत अधिक होता है, भाप आसवन द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। मतलब ऐसे कार्बनिक द्रव जो जल में अमिश्रित होते हैं और भाप के साथ वाष्पशील होते हैं और जिनका वाष्प दाब बहुत अधिक होता है, उनका शोधन करने के लिए भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। बच्चों यह विधि उन कार्बनिक द्रवों के लिए बहुत उपयोगी होती है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब बच्चों इसके आते हैं प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर आते हैं। इसका सिद्धांत क्या है बच्चों, अमिश्रित द्रव युग्मों में से एक की उपस्थिति से दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ऐसे द्रवों का जोड़ा जो अमिश्रित है उसमें एक की उपस्थिति से दूसरे के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है और दोनों द्रवों का आसवन उनके वाष्प दाबों के अनुपात में होता है। जो उनके वाष्प दाबों का अनुपात होता है उसी के अनुपात में उनका आसवन होता है। इनका आसवन उस ताप पर होता है जिस पर इनके वाष्प दाबों का योग वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये तो रहा बच्चों इसका सिद्धांत। अब आते हैं इसकी मेथड पर। मेथड के लिए जो बच्चों उपकरण यूज करते हैं वो सामने मैंने आपके बना रखा है। इसमें देखिए बच्चों ये एक बर्तन है, ये एक बोतल नुमा बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। इसको नीचे बर्नर से गर्म करते हैं जिससे पानी से भाप उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बच्चों, भाप उत्पन्न होती है। तो इतने पार्ट का काम है भाप उत्पन्न करना, ठीक है, भाप उत्पन्न करना। इसमें एक सुरक्षा नलिका लगी होती है जिससे अतिरिक्त भाप बाहर निकल जाए। अब इसके बाद बच्चों ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, इसमें वो कार्बनिक द्रव हम भरते हैं जिसका हमें शोधन करना होता है। और बच्चों ये वाटर कंडेंसर है और ये वाटर कंडेंसर इस रिसीवर यानी कि ग्राही से जुड़ा हुआ है। ग्राही के रूप में भी गोल पेंदी वाला फ्लास्क है। अब बच्चों इसको समझते हैं। जिस कार्बनिक द्रव का आसवन मीन्स बच्चों शोधन, अब तो आप बात समझ ही गए होंगे। जिस कार्बनिक द्रव का आसवन करना होता है उसे आसवन फ्लास्क में लिया जाता है। दिस इज डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये आसवन फ्लास्क है और उसको धीरे धीरे 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। बच्चों पहले इसका संबंध हम भाप नलिका से नहीं करते हैं, पहले इसको धीरे धीरे 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, फिर आसवन फ्लास्क को भाप के पात्र से जोड़ देते हैं। इसके बाद इस आसवन फ्लास्क को इस भाप के पात्र से इस नलिका के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है बच्चों, भाप यहां से तेजी से इसमें प्रवाहित होती है और इसके साथ अशुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्प को अपने साथ उड़ा ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है। बच्चों भाप यहां से तेजी से आती है इस आसवन फ्लास्क में और अपने साथ इस अशुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्प को उड़ा ले जाती है। उड़ा के कहां ले जाती है, ये निकास द्वार है, इससे उड़ा ले जाती है और इस वाटर कंडेंसर के अंदर से गुजरती है। तो वाटर कंडेंसर के अंदर से बच्चों आप वाटर कंडेंसर का वर्क जानते हैं, ये टेम्परेचर कम करता है और वाष्प को द्रव अवस्था में बदलता है। तो वाटर कंडेंसर में क्या होता है कि ये जो पानी की भाप है और जो अशुद्ध कार्बनिक द्रव की वाष्प है दोनों ही द्रव अवस्था में चेंज होकर के इस ग्राही में एकत्र हो जाते हैं, यानी कि इसमें आसुत अवस्था में यानी कि शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं। बच्चों मैंने लिखा है भाप तेजी से प्रवाहित होती है, भाप वाष्पशील यौगिक को अपने साथ उड़ाकर द्रवणित्र यानी कि कंडेंसर में पहुंचा देती है।
द्रवणित्र में भाप और द्रव की वाष्प दोनों ही ठंडी होकर द्रव में बदल जाती हैं। द्रवणित्र मींस कंडेंसर, बार बार मैं कह रहा हूं, द्रवणित्र मींस कंडेंसर। इन दोनों का मिश्रण ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। बच्चों ये ग्राही है, ये जो फ्लास्क रखा है गोल पेंदी वाला, ये किसका काम कर रहा है? ग्राही, रिसीवर का काम कर रहा है। ग्राही में एकत्र हुए इस आसुत द्रव से, बच्चों ये जो ग्राही में आसुत द्रव एकत्र हुआ है, इसमें कार्बनिक द्रव है और जल है। तो इन दोनों, अब बच्चों इसमें स्टार्टिंग में ही कह दिया गया था कि ये दोनों आपस में अमिश्रणी हैं। अब इनको सेपरेट अलग अलग किससे करते हैं? बच्चों एक फनल होती है जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल, उसका वर्क बच्चों होता है ऐसे लिक्विड्स को एक दूसरे से अलग करना जो अमिश्रणी होते हैं। इस तरह की फनल होती है, इसमें नीचे ये सिस्टम लगा होता है घुमाने वाला, जिससे इसको ओपन या क्लोज करते हैं। और जैसे ही ऐसा लिक्विड इसके अंदर हम भरते हैं, तो ऐसा लिक्विड यहाँ बच्चों भरने के लिए यहाँ स्पेस होता है, भरते हैं तो इसमें अलग अलग परतें बन जाती हैं, अलग अलग परतें बन जाती हैं। दोनों अमिश्रणी हैं तो अलग अलग परतें बन जाती हैं। हल्का द्रव ऊपर चला जाता है, भारी नीचे आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको खोल करके पहले नीचे जो द्रव इकट्ठा हुआ है, अलग अलग परत बनती है। इसकी परत ये है हल्के भारी द्रव की, इससे हल्के की ऊपर है। अगर तीसरा होता तो उसकी और ऊपर होती। तो इसको खोल करके उनको अलग अलग बर्तनों में निकाल लिया जाता है। किनको? अमिश्रणी द्रवों को। तो इस तरह से जल को अलग निकाल लेते हैं और कार्बनिक द्रव को अलग निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ऐसा कार्बनिक द्रव, अशुद्ध कार्बनिक द्रव जो जल में अमिश्रणी है और भाप के साथ वाष्पशील है तथा जिसका वाष्प दाब बहुत अधिक है, को शुद्ध कर लिया जाता है। अब बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट या पॉज करते हुए अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और मैं इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। बच्चों ये लेक्चर जो था, ये लेक्चर इससे रिलेटेड था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनिक सॉलिड्स का प्यूरिफिकेशन बताया, सेकेंड पार्ट में यानी कि इस पार्ट में ऑर्गेनिक लिक्विड्स का प्यूरिफिकेशन बताया। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो प्यूरिफिकेशन है उसकी एक मॉडर्न मेथड भी है, आधुनिक मेथड भी है, जिसको वर्ड लेखन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं। इसको मैं इसके पार्ट 3 में आपको दे दूंगा, चूंकि ये पार्ट काफी लेंदी हो रहा है, इसलिए इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं और आप इसे नोट कर लें। थैंक यू सो मच।